ठीक है, तो बाजार और शेयरों पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं ईटीनो और ईटीनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आपको। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, कल हमने तीनों के तीनों इंडेक्स में रिकॉर्ड हाइज बनते देखे और ये तब हो रहा है जब यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो एलिवेटेड हैं, क्रूड का भाव हम $90 के आसपास देख रहे हैं। तो सर, रिकॉर्ड हाइज पर और रणनीति अब क्या बना के चलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम बना हुआ है इसी तरह से ये कायम रहेगा आगे भी? देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं वाई आर वी एट अ न्यू हाई, वेयर आर वी हेडेड फ्रॉम हियर एंड व्हाट वी शुड डू। हम न्यू हाई पर क्यों हैं, हम न्यू हाई से कहाँ जाएंगे और आपको क्या करना चाहिए। नए हाई के कई कारण हैं। नए हाई के कारण थे कि मार्केट में जो भय आया था रेगुलेटरी एक्शन का, वह ख़त्म हो चुका है। दूसरा, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छी आई हैं। तीसरा, ग्लोबली सेंट्रल बैंकर्स को इन्फ्लेशन को लेकर के समस्या नहीं लग रही है। और चौथा, अगर आप इकोनॉमी का रुख आप देखें या अर्निंग्स का रुख आप देखें और उसके ऊपर आप रिटेल पार्टिसिपेशन, एचएनआई पार्टिसिपेशन आप देखें, तो जो मार्च में जो भय का जो समय बना था, का जो माहौल बना था, वह ख़त्म होने लगा है। अब ये जो नया हाई है पुराने नए हाई से कैसे डिफरेंट है? कई कारणों में डिफरेंट है। तो अब लेवल्स की तुलना अगर आप करें, भाई मार्च और अप्रैल में आपके जो लेवल्स थे, लेवल्स में आप ऊपर हो चुके हैं, मगर पार्टिसिपेशन, टेक्निकल्स और अगर आप मार्केट पोजीशनिंग के एफएनओ मार्केट में देखें तो आप एक यूफोरिक, एक रेड जोन या फिर आप एक कोई बहुत ओवरबॉट जोन के अंदर नहीं आए हैं, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर टिपिकली मार्केट पीक आउट होता है। तो नया हाई बन चुका है, मगर मार्केट की जो पोजिशनिंग है उस पोजीशनिंग को मद्देनजर रखते हुए एक बात बोली जा सकती है कि नए हाई के अंदर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इस समय बहुत ज़बरदस्त नहीं है। एफआई का डेटा अगर आप देखें तो लगातार उनकी बिकवाली हो रही है, खरीदारी कम है। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे अहम वह है। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट बजट इलेक्शन तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद हम एक नया व्यू ले सकते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट से। तो इलेक्शन के रिजल्ट तक, जून मिडिल तक, मुझे लगता है मार्केट ठीक ठाक रहेगा। इस मार्केट के अंदर अगर आपको कोई दाव लगाना है तो इस मार्केट के अंदर आपको दाव लगाना चाहिए थोड़ी सी गिरावट के बाद, 1-2 दिन की गिरावट, इंट्राडे गिरावट, उसके बाद लगाएं। बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। 7-8 दिन 7-8-10 दिन की लगातार उछाल के बाद उनके अंदर इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम हो सकता है। देखो सर, ये बात आपने काफ़ी पते की बात की और ये सिल्वर लाइनिंग भी है कि एफआईज पिछले 15-20 दिनों से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी हमने तीनों इंडाइसिस के ऑल टाइम हाई देख लिए। हमने तब देखे जब ये अर्निंग्स नहीं आई है, अभी तो इलेक्शंस का पहला वोट नहीं गिरा है और अभी तो मानसून को लेकर कोई अपडेट और नहीं आया है, ये तब ऑल टाइम हाइस लग रहे हैं। लेकिन सर, मेरे को यही समझना है, क्योंकि अब हम अर्निंग के मुआयने पर आके खड़े हुए हैं, क्या बाजार अर्निंग्स को इस बार कितनी गंभीरता से लेगा, इसके अंदर क्या ग्रीन शूज़ है और किस चीज़ पे आपको ज़रा कंसर्न है? अगर आप थोड़ा हिंट कर पाएँ तो हम अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, इस बार अर्निंग्स को एक केस बाय केस आपको लेना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अर्निंग्स इस बार काफ़ी डिवाइडेड आएंगी। सेक्टर के अंदर कोई ट्रेंड नहीं आएगा, मगर कंपनीज हो सकता है कि उत्तर और दक्षिण की बात करें। सबसे पहले टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर आने वाले हैं। मुझे लगता है कि टीसीएस से आपको माइल्ड सरप्राइज मिल सकता है, बिकॉज नए सीईओ जो वहाँ पर हैं वह काफ़ी मुशक्क़त से काम कर रहे हैं कि वह अपनी जो रेलगाड़ी को वापस कैसे मोमेंटम में लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि टीसीएस से आपको एक सरप्राइज़ मिल सकता है, ख़ास करके अगर आप टीसीएस के रीसेंट मीडिया कमेंट्स देखें, अगर आप टीसीएस की रीसेंट रणनीति देखें और उनके ऑर्डर फ्लो देखें, तो मार्केट क्योंकि आईटी को एक प्रकार से एकदम नेगेटिव कर चुका है, तो मुझे लगता है कि द बिग सरप्राइज, लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्री फ्रॉम आईटी कुड एक्ट एज अ बिग सरप्राइज। तो सबसे पहले आने वाले टीसीएस। बैंक से नतीजे, क्वार्टरली अपडेट्स हमें आ चुकी हैं, तो बैंक से नतीजे मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही रहेंगे, बिकॉज क्वार्टरली अपडेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सेमीफाइनल मैच, जहाँ आपको पता है कि फॉर्म में कंपनी का क्या फॉर्म रहेगा। तीसरा बड़ा सेक्टर आता है जिसके अंदर सब काफ़ी इस बार उम्मीद लगा करके बैठे हैं, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, वह है फिनटेक और कंज्यूमर टेक। जोमेटो 200 रुपये के आसपास है, पॉलिसी बाजार का भाव देखें तो 1200 रुपये के आसपास है। नाइका की 2-3 दिन पहले क्वार्टरली गाइडेंस आई थी, वह भी ठीक ठाक थी। डिलीवरी से भी उम्मीदें ज़्यादा हैं। तो एक सेक्टर है जहाँ पर उम्मीदें इस समय काफ़ी ज़्यादा हैं
और इनके नंबर्स जो रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आते हैं नंबर्स आपके कंज्यूमर ऑटोज़ के। एक परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, ऑटोज़ के अंदर मार्जिन को लेकर के क्या समस्या हो सकती है, क्या मार्जिन की वजह से जो इनको समस्या लास्ट ईयर हुई थी, क्या वह ठीक हो रही है, इस पर भी नज़र रखिए। फिर आपके आते हैं PSUs, उसमें कंपनी स्पेसिफिक डिम्पी व्यू लेना पड़ेगा, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट इफ आई से कि भाई आप PSUs में नज़र रखें। डिफेंस PSUs, रेलवे PSUs, बैंकिंग PSUs, मेटल PSUs, सबकी जो कार्य प्रणाली है, सबका जो डायरेक्शन है, सबका जो मोमेंटम है, सबका जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है, वो सब अलग है। निकुल सर, एक दो शेयर आप हमको नोटिस करवा सकते हैं जहां पर आपका फोकस थोड़ा है? ये आप इसको इससे छोड़ दीजिएगा कि हम उसको स्विंग में करेंगे या ट्रेड करेंगे। हमको आप एक वैल्यूएबल स्टॉक बता सकते हैं इस जंक्शन पे खड़े होकर ऑल टाइम हाई पे? देखिए, आज एक्साइड के ऊपर काफ़ी बात हो रही है। एक JP मॉर्गन की सेल बाय रिपोर्ट है और कोटक की सेल रिपोर्ट है। अब एक्साइड जो कर रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है, वह उसने MOU साइन कर रहा है। कल स्टॉक 17 या 18% ऊपर था, तो इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा बिकॉज इस पर स्ट्रीट अभी भी डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और EV जो है एक वो बड़ा सेक्टर बनेगा। अब वो जजमेंट कॉल है कि उसके अंदर एक्साइड बड़ा बनेगा या मरा राजा बड़ा बनेगा, मगर क्योंकि एक्साइड ने एक ऑलरेडी ऑटो कंपनीज के साथ MOU कर लिया है और हमें पता है कि आने वाले समय के अंदर वह बैटरी प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं, तो मुझे लगता है उस पर ज़रूर नज़र रखें। बढ़ चुका है, मगर कल की न्यूज़ के बाद ये स्टॉक जो है आप एक बाय ऑन एवरी डिक्लाइन कैटेगरी में आ जाएगा। आज ब्रोकरेजेस की काफ़ी टैक्टिकल रिपोर्ट्स आई हैं। दो स्टॉक्स हैं जिन पे टैक्टिकल रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग है। एक है PI इंडस्ट्रीज़, दूसरा है कैन फिनेंस होम। टिपिकली जब सिटी बैंक या मॉर्गन स्टैनली टैक्टिकल रिपोर्ट्स निकालती हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसमें नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में नज़र रखिए। तो दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं जो टैक्टिकल आइडियाज़ हैं। एक है PI इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है कैन फिनेंस होम। ठीक है निकुंज सर, बहुत शुक्रिया। एक्साइड पर भी भरोसा है और JP मॉर्गन ने एक्साइड को लेकर कहा है कि एक्साइटमेंट बिगिंस 45% ऊपर के लक्ष्य भी दिए हैं। सर बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये तमाम वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। को मैं और बता देता हूँ जो कि गोदरेज प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। अभी अभी इनकी एक प्रेस रिलीज आई है और प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने अपना, एक्चुअली मैं बोलूँगा सेल्स के नंबर तो नहीं, बट उन्होंने अपने बिजनेस के नंबर शेयर किए हैं। क्वार्टरली नंबर शेयर नहीं किए, अभी तो उनकी डेट ही नहीं है। ठीक है, जो नंबर्स हैं ना प्रॉपर्टी की बिक्री के हैं, ये करीब 9,500 करोड़ के उन्होंने घर बेचे हैं Q4 FY24 के अंदर। FY24 यानी कि जो भी चल रहा है और उसके अंदर लास्ट क्वार्टर के अंदर। ठीक जी। दूसरा पॉइंट, अब ये बता रहे हैं कि जो हमारी ग्रू हुई है यानी कि जो बढ़ी हैं वो हमारी 84% से बढ़ी हैं बुकिंग्स। इनकी मैं बुकिंग आपको बता देता हूँ। एक चीज़ मेरे को और इंटरेस्टिंग है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो 4,000 करोड़ रुपए का माल है, ये 9,500 करोड़ में से 4,000 करोड़ रुपए का जो माल है Q4 FY24 के अंदर वो MMR में बिका है, यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर बिका है, मुंबई के आसपास या मुंबई में बिका है और रिमेनिंग पार्ट इसका कहीं और बिका है। इसलिए कोई गलत फहमी में ना रहे कि गोदरेज प्रॉपर्टी सिर्फ मुंबई की कंपनी है। ये 9,500 करोड़ रुपए में से करीब 4,000 करोड़ रुपए का माल इन्होंने इस बार मुंबई में बेचा और रिमेनिंग अदर पार्ट्स में बेचा है। तो एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का एक पॉइंट है जो हम आपको नोटिस करवाना चाह रहे थे, जो हमने आपके सामने रखा। और इनकी बुकिंग YOY बेसिस पर 137% बढ़ी है, जो जिसे मैंने आपको बताया, और ये अच्छी नंबर्स बताए जा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी विशाली एक बार जरा चेक करना, शेयर तो ठीक है, बढ़िया चल भी रहा है। तो कल हमने देखा था एक्चुअली फुल गोदरेज, DLF, ओबरॉय सभी में, और मैं अगर ये वीकली चार्ट देख रही हूँ तो इसमें भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो आई थिंक ये बने रहिए। आई थिंक 250 3,000 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं।